हेलो नमस्कार दोस्तों हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे चैनल पे कुछ अलग विषय का अध्ययन करेंगे जिसके अंतर्गत हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके जो कि आने वाली हर भर्ती एग्जामों में एक सिलेक्शन के लिए इसका एक रोल होता है। इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से हमें पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत दोस्तों हमने पहले पहले की क्लासों में हमने जो राजस्थान की तो इतने दिन अध्ययन कर रहे थे, लेकिन राजस्थान के अलावा भी हमने इंडिया की जो पॉलिटी थी, जो राजनीतिक विज्ञान थी, उसका हमने अध्ययन कर लिया था। तो हमने जो सब्जेक्ट बचा है जैसे साइंस हो गई, सामान्य विज्ञान हो गया और जो इतिहास सब्जेक्ट होता है, तीन सब्जेक्ट को हमने इसमें शामिल किया है और तीनों सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। तो कुल 30 प्रश्नों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे और ये क्लास हमारी हमेशा होगी, हर दिन हमारी ये क्लास होगी 30 प्रश्नों की, जिसमें हम 10% आपको साइंस के लिए लेके आएंगे, 10% सामान्य विज्ञान से होंगे, 10% सामान्य ज्ञान से होंगे, 10% इतिहास से होंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो कि पहले भी कई एग्जामों में पूछे गए, रिपीटेड है और आने वाली एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, हमारे स्टैटिक जीके से संबंधित शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के साथ में बने रहना शुरू से लेकर लास्ट तक। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो हमारा आकाश है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। जिसके दोस्तों ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकीर्णन व परावर्तन दोनों। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन जिसका ए है चांदी, बी है सोडियम, सी है सीजियम, डी है फ्लोरीन। तो सर्वाधिक क्रियाशील जो धातु इनमें से है वो है फ्लोरीन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फ्लोरीन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पूछी और फ्लोरीन दिया हुआ है, अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें किससे बनी होती है। परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें किससे बनी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी, जीडी, सीजीएल, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, हाई कोर्ट, ग्रुप डी आदि कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको प्रूफ करवा दूंगा किन किन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे जो भी ये परीक्षाएं होगी उन उन परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। देखो क्वेश्चन देखो। परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें किससे बनी होती है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी कोबाल्ट, सी सीसा जस्ता, डी कैडमियम। जो नियंत्रक छड़ें होती है वो कैडमियम से बनी होती है। कैडमियम, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नियंत्रक छड़ें, परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें कैडमियम की बनी होती है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको कॉपी में लिखते हुए चलने, और अगर आप लिख नहीं रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हो। आगे देखो, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता होना चाहिए आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, जिनको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपको सुनना है और लिख लेना है। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसी की फुल फॉर्म होती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। अस्थि मज्जा में होता है, यकृत में, लीवर में या प्लिया में। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन आपने देख लिया, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मीथेन। ये मीथेन गैस धान के खेत से निकलती है। जो धान के जो चावल का जो खेत होता है, पानी से भरा हुआ खेत, उससे ये मीथेन गैस निकलती है धान के खेत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करना, जो सारी विटामिन होती है उनको लिख लेना, उनके स्रोत लिखना, उनके रासायनिक नाम भी आगे लिख लेना। और अगर
अगर आप नहीं लिख सकते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सब सारी जो चीज़ें होती है वो समझा दूंगा विटामिन के संबंध में। जैसे विटामिन की खोज क्या किसने की, विटामिन का स्रोत कौन सी, विटामिन का कौन सा स्रोत होता है, रासायनिक नाम कौन सा होता है, किसकी कम जो विटामिन की कमी से रोग होते हैं वो बता दूंगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। हालांकि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो सही जवाब होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य आपको एक बार फुल फॉर्म बता देता हूँ आरएनए की, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। देखो ऑप्शन प्रोटीन का संश्लेषण, खनिज लवण का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण या ऊर्जा उपलब्ध कराना। जो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है दोस्तों वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है और यही इसका एक प्राथमिक कार्य है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस, जो पावर हाउस कोशिका का वो किसे कहा जाता है। तो जिसके ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, लाइसोसोम, बी गोल्जी काय, सी राइबोसोम, डी माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो जिसे हम कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, वो है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया है ये, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। डी ऑप्शन में इसका राइट आंसर लिखा हुआ है माइट्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तक, बी रक्त, सी कोशिका, डी जल। तो देखो दोस्तों, जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो रक्त को नहीं कहते, जल को भी नहीं कहते, उत्तक को भी नहीं कहते। ये तो हो गई इनके संबंध में बात। तो जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो पीछे बची कोशिका। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। और ये कोशिका की खोज के संबंध में बात करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार पूछा गया है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कवक से, बी शैवाल से, सी जीवाणु से, डी विषाणु से। तो जो पेनिसिलिन प्राप्त होता है दोस्तों वो होता है कवक से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। तो ये तो हो गए साइंस के 10 क्वेश्चन। अब हम आगे पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन। देखो भारत की आकृति किस प्रकार की है। भारत की परिचय के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डाले हैं, तो हम इनका देखने वाले हैं कि भारत की आकृति किस प्रकार की है। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, बी गोलाकार, सी चतुष्कोणीय, डी षटकोणीय। तो जो भारत की आकृति है वो है दोस्तों चतुष्कोणीय। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है इसको, ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी पूर्वी गोलार्ध, डी पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत विश्व के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान को स्पष्ट करती है। सॉरी दोस्तों, ये स्पष्ट नहीं है, यहाँ पे आप स्पष्ट लिखो, ये स्पष्ट गलत लिखा गया है। इसको स्पष्ट को हटा के आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पष्ट लिख लेना है। भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है, पाकिस्तान को टच करती है, छूती है, आदि कई नाम से हम दे सकते हैं कि भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ध्यान देना आपको। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चार राज्य, बी 3 राज्य, सी 8 राज्य, डी 5 राज्य। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है भारत के 3 राज्यों की सीमा पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करती है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 3 ही राज्य है। अगर आप यहाँ पे कहो कि 4 राज्य है, चौथा जम्मू कश्मीर है, तो उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि जब 2019 के अंतर्गत जब जो जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 हटाया गया था, 370 को जब ख़त्म किया गया था,
तो उसके साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का जो दर्जा था वो ख़त्म कर दिया और उनको यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अतः जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहे, वर्तमान में राज्य तो नहीं रहे। तो पीछे 3 राज्य जो सीमाई राज्य थे वो बचे, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। अतः इन 3 राज्यों की सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ में टच करती है। तो हमारा आंसर 3 होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्तमान के परिदृश्य में हम देखें तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे आपको समझ में क्लियर हो गया ना? तो चलिए, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत की पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? ऑप्शन ए 4096 किलोमीटर, बी 3488 किलोमीटर, सी 1751 किलोमीटर, डी 3323 किलोमीटर। तो जो पाकिस्तान के साथ में दोस्तों सीमा लगती है वो है 3323 किलोमीटर। ये पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर की भारत पाकिस्तान की सीमा है, वो है 3023 किलोमीटर का सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके अतिरिक्त जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में आपको बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं, बता दूंगा। ये आपको मैं बोलूँगा उसको सुन के आपको लिख लेना है। देखो ऊपर दिया हुआ है 4096 किलोमीटर। ये जो सर्वाधिक सीमा रेखा लिखी हुई है यह है बांग्लादेश की। यह सीमा रेखा है भारत बांग्लादेश की। देखो बांग्लादेश, ठीक है। नीचे 3488 किलोमीटर लिखा हुआ है, यह है चीन की सीमा रेखा है, चीन का बॉर्डर है। इसके नीचे 1751 लिखा हुआ है, यह है म्यांमार, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ से 4 क्वेश्चन एक साथ कवर करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखो, भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर। भारत और म्यांमार की सीमा कितनी है? 1751 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी है? 3323 किलोमीटर। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? भारत पाकिस्तान है ना, तो भारत पाकिस्तान की सीमा ऑप्शन डी में दी गई है 3323 किलोमीटर, और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आपको इसके साथ ये चारों भी लिख लेने हैं। ये भी सीमा रेखा ये लगती है भारत की अन्य देशों के साथ में। नेक्स्ट देखो, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल, सी ग्रेट निकोबार, डी कन्याकुमारी। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना दोस्तों, वो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। हो गया क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट, भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? ये क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्लियर करवा दिया था कि भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है। तो यह बनाता है बांग्लादेश के साथ में। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत बांग्लादेश के साथ में बनाता है। जब क्वेश्चन सबसे कम का पूछा जाए तब हमारा आंसर होता है भूटान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गोवा, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। सी ऑप्शन सही जवाब होगा। गुजरात की सीमा सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है। अगर दूसरा तटीय राज्य वाला दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य अगर पूछा जाए तो तब हमारा दोस्तों आंसर होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अगर सबसे कम सीमा वाला राज्य पूछा जाए तब हमारा आंसर होता है गोवा। तो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा गुजरात की, दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा, यह दूसरी सीमा रेखा है, दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम अगर हमें पूछे तो गोवा की है। सबसे ज़्यादा गुजरात, सबसे कम गोवा, दूसरी सर्वाधिक लंबी आंध्र प्रदेश। दूसरी के ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे बड़ी एग्जामों में हम बैठते हैं ना, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में अगर हम बैठे तो वो पहली नहीं देता, वो दूसरी देता है, क्योंकि पहली तो सबको ही पता होती है, दूसरी केवल उन्हीं को पता होती है जो लोग तैयारी करते हैं, वास्तव में पढ़ते हैं, उन लोगों को दूसरा स्थान का पता होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ये है कि सबसे कम तटीय सीमा वाला, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया, गोवा है वो, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। गोवा की सीमा सबसे कम लगती है। नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसका भाग है? देखो, नीलगिरी एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है, सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। नीलगिरी के संबंध में
हर दूसरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर दूसरी एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसका भाग है? नीलगिरी के संबंध में हम आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे। जब हम आगे आगे वीडियो लेके आएंगे तो उन वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको नीलगिरी के संबंध में और भी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसका भाग है। ऑप्शन है विंध्याचल पहाड़, बी हिमालय, सी दक्कन का पठार, डी पश्चिम घाट। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो पश्चिम घाट का हिस्सा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का भाग है। हो गया क्वेश्चन क्लियर। देखो देखो यहाँ से देखो, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का भाग है। ऐसे क्वेश्चन क्लियर होता है, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट, शिव समुद्रम परियोजना किस राज्य में है? ये परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एक हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारी परियोजनाएं एक साथ बताएंगे, एक साथ बिना किसी ऑप्शन के, डायरेक्ट एक के डायरेक्ट सामने आंसर होगा। वीडियोज़ के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि हर उसके संबंध में तो देखो पश्चिम घाट में तो हर दूसरी में आता है, लेकिन इसमें हर एक आने वाली जो भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं होती है उनमें हर भर्ती में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर भर्ती में आप पीछे की एग्जामों का पेपर उठा के देख लेना, एक के बाद एक हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से। तो ये परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है। तो देखो शिव समुद्रम परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो जो शिव समुद्रम परियोजना है वो कर्नाटक राज्य में है। भारत के कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम परियोजना है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे और इंक्लूड करता हूँ। ये किस नदी पे है? आपको ऐसा पूछा जाए शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे है, तब हमारा अगर चार नदियों ऑप्शन में दे, आंसर पूछे, तब हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। आप नदी का नाम भी ध्यान में रखना है, कावेरी नदी पे शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। यहाँ से 10 क्वेश्चन भारतीय इतिहास के बारे में है, वो आप देख लेना। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी चार्ल्स मेसन, डी अलेक्जेंडर कनिंगम। तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी वो की थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने। अलेक्जेंडर कनिंगम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और कब की थी? ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, डेट पूछी जाती है। देखो अलेक्जेंडर कनिंगम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1861 में की थी। कब की थी? 1861 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम किस सभ्यता से मिला है? दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम किस सभ्यता से मिला है? ऑप्शन है रोपड़, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी कालीबंगा। तो देखो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे पुराना स्टेडियम है वो धोलावीरा से मिला है। और ये धोलावीरा सभ्यता भारत के गुजरात राज्य में है। कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। इसके अलावा 3 सभ्यताएं जो स्थल आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जैसे रोपड़ किस राज्य में है? तो रोपड़ दोस्तों पंजाब राज्य में है। पंजाब। लोथल भी गुजरात में ही है। कालीबंगा का नीचे दिया हुआ है, तो कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, 4 ऑप्शन थे, तो मैंने आपको बताया कि रोपड़ पंजाब राज्य में है, लोथल धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। और जो क्वेश्चन आप हमारा यहाँ से बना, सबसे पुराना स्टेडियम किस सभ्यता से मिला है, तो वो धोलावीरा से मिला है, और धोलावीरा गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? हर तीसरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हर तीसरी एग्जाम का आप पेपर उठाना, आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य के अलावा अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड करूँ तो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्लस देखना दोस्तों, आप क्वेश्चन देखना, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य। हर तीसरी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें 2 चीज़ें साथ में मिलती है या दोनों अलग अलग कई बार दिया जाता है कि भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले या जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। एकमात्र स्थान है वहाँ से मिले, अन्यत्र स्थान से नहीं मिले, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा। और ये कालीबंगा
भारत के राजस्थान जिले के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। तो यहाँ से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहुदड़ो, डी लोथल। तो जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति है दोस्तों, वो हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को नदीतम कहा गया? आप लैंग्वेज समझना, नदीतम क्या होता है? नदीतम होता है सर्वश्रेष्ठ। देखो लैंग्वेज देखो, नदीतम, किस नदी को नदीतम कहा गया? नदीतम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। आप लैंग्वेज पे ध्यान दो एक बार, किस नदी को नदीतम कहा गया? नदीतम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ भी अगर हम नहीं कहे तो उत्तम, अगर और शब्द हम देखें तो यहाँ पर नाम मिलता है पवित्र। जो पवित्र नदी प्राचीन समय में थी वो कौन सी थी? तीन, अगर हमें तीन ये अलग शब्द दे दे, नदीतम के अलावा अगर ये शब्द दे, सर्वश्रेष्ठ भी दे दे, उत्तम दे दे या पवित्र दे दे, तब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों हमारा वहाँ पे आंसर होना चाहिए सरस्वती। सरस्वती नदी को नदीतम कहा गया है। सबसे प्राचीन में सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, इसलिए इस नदी को नदीतम कहा गया, सर्वश्रेष्ठ या उत्तम कहा गया। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लरकाना पाकिस्तान, बी मोंटगोमरी पंजाब, सी धोलावीरा गुजरात, डी हनुमानगढ़ राजस्थान। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो वर्तमान में लरकाना स्थान पड़ता है। लरकाना एक जिला है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत में, वहाँ पे स्थित है। लरकाना पाकिस्तान में वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट, महान स्नानागार किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है महान स्नानागार? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी रोपड़, डी धोलावीरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं दोस्तों। महान स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? दोस्तों आपको मैं एक बात बताता हूँ, रेलवे, एनटीपीसी, डी ग्रुप और एसएससी जीडी, इन तीनों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। उनकी हर दूसरी तीसरी एग्जाम में, दूसरे तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग स्तंभ लेख में ये प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे हम, समुद्रगुप्त। हर एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के हर दूसरे तीसरे पेपर में एक क्वेश्चन मिलता है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, हर बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे बताते हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? यह क्वेश्चन अगर आपने पहले कोई एग्जाम दी है तो आपको पता है कि यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। रेलवे, एनटीपीसी, डी ग्रुप का फेवरेट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका भेजा था महेंद्र को। महेंद्र को अशोक ने श्रीलंका भेजा था। ये महेंद्र अशोक का पुत्र था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने इनको श्रीलंका भेजा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो दोस्तों गुप्त राजवंश की स्थापना की थी वो की थी श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थे आज के अपने क्वेश्चन। मैंने आपको वो टॉप 30 क्वेश्चन कराए जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, और आपको हमारे इन वीडियोज़ को देखना है क्योंकि जीके और जीएस का पेपर में एक बड़ा रोल होता है। लगभग 50% पेपर इन्हीं से क्लियर होता है। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं, और आपको हमारे बताए हुए क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।